चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी यहाँ पे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? यस सर। ठीक है, 2-3 बच्चे अभी और आने लगते हैं। चलो स्टार्ट तो करते हैं क्लास। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल हम पढ़ रहे थे कि भाई हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे कैसे। ठीक है, तो ISA 220 जो है हमारा, वो कहता है कि भाई आपको क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के क्या बनाना है, सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है हमको क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए? क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई हम लोग? एक सिस्टम हम लोग बनाएंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। सिस्टम बनाएंगे भी सही, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उसको फिर चलाएंगे भी सही, ऑपरेट भी करेंगे। दोनों चीजें, तीनों चीजें, तीनों फर्क शब्दों में ना बड़ा भारी फर्क है। डिजाइन मतलब अलग होता है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब अलग होता है, ऑपरेशन मतलब होता है। डिजाइन तो चलो एक सिस्टम बना लिया है, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। अब इम्प्लीमेंट कर तो दिया, लेकिन उसको अगर सिस्टम को लोगों पे इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर उसको ऑपरेट नहीं किया जा रहा है, मतलब डे टू डे में अगर सिस्टम को यूज ही लिया रहा है, तो ऐसा सिस्टम बेकार है। तो ISA 220 से सिस्टम डिजाइन करने की बात नहीं कहता। ISA 220 कहता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाए, उसे इम्प्लीमेंट भी करें, उसे ऑपरेट भी करें। एक ऐसा सिस्टम जो कि आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हो, और ये सिस्टम आपको इस बात का रीजनेबल अश्योरेंस देगा कि आपने ऑडिट जो है वो कैसे करिए, वो एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड करिए और एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिए। एंड इसके अलावा आप जो रिपोर्ट जारी करने जा रहे हैं, इश्यू करने जा रहे हैं, वो रिपोर्ट इन एनी सर्कमस्टांसेस जो है वो एप्रोप्रिएट इश्यू करी गई है। आ गया था ISA 220 का कंसेप्ट समझ में? क्या बोल रहा है ISA 220? यस सर। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि भाई आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम होगा क्या। तो सिस्टम के अंदर होंगे हमारे कुछ पॉलिसीज होंगी, जो प्रोसीजर्स होंगे। तो जो ये आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे, तो ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, ये आपके फॉलोइंग इश्यूज को एड्रेस करने चाहिए। इश्यूज क्या हैं आपके? जैसे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एक इशू रहेगा, तो इसको एड्रेस करते हुए आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाइए। एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर के, फिर कोई क्लाइंट रिलेशनशिप और ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना, उसको कंटिन्यूस को लेकर के, आपके रिसोर्सेज को लेकर के, परफॉर्मेंस को लेकर, मॉनिटरिंग एंड रेपुटेशन को लेकर के, इसके अलावा एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आपको यहाँ पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए। ये इन्होंने बात करी थी बेटा। इसके बाद एक एक पॉइंट इन लोगों ने फर्दर फिर डिस्कस किया है। इन्होंने बोला है कि एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर के आपको जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सेटअप करने हैं, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कवर करें, वो आपको एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस करके चैप्टर में हमने पढ़ा दिए। तो जो एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस करके चैप्टर हमारा है, ACCA कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कवर करनी चाहिए। आ गया भाई समझ में? ये बात आ गई यहाँ पे। इसके अलावा ये कहते हैं कि रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट में एंगेजमेंट पार्टनर एथिकल थ्रेड्स को आइडेंटिफाई भी करे, उसका इवैल्यूएशन भी करे, अलर्ट रहे, एप्रोप्रिएट एक्शन रहे। ठीक है, ये सब बातें हो गई थी। इसके अलावा रिसोर्सेज आ गए थे। रिसोर्सेज को लेकर के आपके पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। आपके पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए कि भाई आप ये इंश्योर कर पाओ कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज आपके पास हैं और आपकी टीम के पास अवेलेबल हैं ऑडिट को कंक्लूड करने के लिए। एंगेजमेंट रिसोर्सेज में आपके पास क्या क्या चीजें आ गई बेटा? ह्यूमन रिसोर्स आ गया, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स आ गया, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स आ गया। तो इन सब चीजों को लेकर के वी नीड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया था? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? आ गया था? यहाँ तक बात समझ में आ गई थी? गर्विता, जूही, निधि, यस वैदिक? सर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ही क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट ही कह रहे हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेकर के। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में आपकी 3 चीजें आ जाती हैं: डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। ठीक है भाई।
डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू। तो एक ऊपर पढ़ा था रिसोर्सेस के बारे में कि काम करने के लिए रिसोर्सेस जो चाहिए वो आपके पास है या नहीं है, ये आपको एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है और आपको पॉलिसी एंड प्रोसीजर सेटअप करने हैं दैट मेक श्योर कि हाँ भाई आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहें, ठीक है ना। इसके अलावा एंगेजमेंट पार्टनर को ये इंश्योर करना है कि भाई परफॉर्मेंस जो है एज पर क्वालिटी हो, तो हम काम जो है वो एज पर क्वालिटी करें, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जो है वो हमारी एज पर क्वालिटी। तो परफॉर्मेंस में मतलब क्या है इनका, इन्होंने बोला कि भाई देखो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस 3 चीजों पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे डायरेक्शन देते हो, कैसे सुपरविजन करते हो और कैसे आप अपनी एंगेजमेंट का रिव्यू करते हो। 3 चीजें हैं बेटा, कितनी चीजें हैं यहाँ पर, 3 चीजें हैं जो हमारी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में बेसिकली इंक्लूड हो रही है। पहली चीज इंक्लूड हो रही है डायरेक्शन, दूसरी चीज इंक्लूड हो रही है सुपरविजन और तीसरी चीज जो इंक्लूड हो रही है वो हो रहा है रिव्यू। याद हो गई तीनों चीजें, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो Yes, sir. जब आप बात कर रहे हो क्वालिटी मैन, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक सिस्टम के बारे में जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होगा। उस सिस्टम में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हम लोग जो है वो एड्रेस करते हुए बनाएंगे, ठीक है, ये हमने पढ़ा। और इसको अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए जब आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सेटअप करेंगे तो उनमें से एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर आपको सेटअप करना है आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के। किसको लेकर के परफॉर्मेंस लेकर के सेटअप करना है बेटा, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के सेटअप करना है। मतलब आपके पास देयर शुड बी सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो इस बारे में बात करते हो कि भाई हम लोग काम जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कैसे होगी, क्या होगी, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो जो आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे परफॉर्मेंस को लेकर के, उसमें 3 चीजों को लेकर के आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सेटअप करने पड़ेंगे। वो 3 चीजें क्या है, पहला आपकी परफॉर्मेंस का डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू। नाउ व्हाट दे मीन बाय डायरेक्शन, ठीक है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली देखो वो चीज तो डिफाइन नहीं की डायरेक्शन का मतलब क्या है, इन्होंने कुछ हमको पॉइंट्स बताए कि भाई डायरेक्शन में ये चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो डायरेक्शन में इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग टीम मेंबर्स। बेसिकली डायरेक्शन का मतलब सिर्फ इन्फॉर्म करना है बेटा। क्या मतलब है यहाँ पे डायरेक्शन का, डायरेक्शन का मतलब सिर्फ इन्फॉर्म करना है, ठीक है। आप जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना रहे हो डायरेक्शन को लेकर के स्पेसिफिकली, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि आप अपने टीम के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। किसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन वर्ड का मतलब ग्रामेटिकली नहीं समझाया गया है, लेकिन हमें ये समझाया गया कि परफॉर्मेंस के अंदर बेसिकली 3 चीजें आ जाती हैं। एक आपका डायरेक्शन आ जाता है, एक आपका सुपरविजन आ जाता है, तीसरी चीज रिव्यू आ जाती है। और व्हेन यू आर मेकिंग दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जब आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना रहे हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को एड्रेस करते हुए, तब आपको स्पेसिफिकली डायरेक्शन के लिए की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। और द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड इंक्लूड, वो इंक्लूड क्या करेगा, वो इंक्लूड ये करेगा कि भाई टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। अब वो जिम्मेदारियां हैं क्या, हमें टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हमारे पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होना चाहिए। मैं कहीं करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हमारे पास ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सेटअप होना चाहिए जो हमें बताता हो कि भाई जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो अपनी टीम मेंबर्स को ये इन्फॉर्म करे उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट टू द मैनेजमेंट। मतलब देखो आपको अपनी टीम को क्या बताना है, आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जो ये कहता है कि भाई आपको अपनी टीम के बारे में क्या बताना है। आपको अपनी टीम को ये बताना है कि भाई उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है क्वालिटी के मैनेजमेंट में और अचीवमेंट में। देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, भाई आप परफॉर्म कैसे करोगे इस चीज को यहाँ पर देखना है ना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो चीज देखना। देखो आप परफॉर्म कैसे करोगे, आप जैसे भी परफॉर्म करो आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के एक प्रोसीजर सेटअप करना है। क्या सेटअप करना है,
प्रोसीजर और पॉलिसी सेटअप करनी है। क्या सेटअप करनी है बेटा अपने को? एक प्रोसीजर एंड पॉलिसी सेटअप करनी है। ध्यान से भी बात सुनना, क्योंकि देखो इफ देयर इज नो प्रोसीजर एंड पॉलिसी तो मैं काम कैसे करूंगा? कल मैंने आपको उनको एग्जांपल दिया था ना, अर्बन, उसका याद है कल वाला एग्जांपल? यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर कोई कंपनी है, उसका कोई पॉलिसी एंड प्रोसीजर नहीं है सेटअप, तो उसके जो एम्प्लॉय हैं क्लाइंट के पास जाएंगे, फिर वो काम कैसे करेंगे? अपने हिसाब से काम करेंगे, आके आपके हिसाब से काम करेंगे? कैसे काम करेंगे वो लोग? सोचो कैसे काम करेंगे, जल्दी बताओ। अपने हिसाब से। हिसाब से। आपने सबको बात समझ में आ रही है? पूर्वा आपको समझ में आ रही है? वैदिक आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, एक सेकेंड आया, मैं थोड़ा अपना स्पीकर चेंज कर लूं, मुझे ना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ओके, आई थिंक मेरी वॉइस थोड़ी बेटर आ रही होगी अभी यहाँ पर। यस सर। ठीक है, हाँ, मुझे भी आप लोगों की वॉइस ज्यादा बेटर आ रही है ना। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज को समझिए। कल मैंने एक सर्टेन एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा था। आई थिंक वैदिक कल आप नहीं थे शायद क्लास में, थे आप? नहीं थे? सर कल मैं था क्लास में। कल थे आप क्लास में? यस सर। ठीक है, तो पूर्वा आप भी थे ना कल क्लास में? पूर्वा तो थी, हाँ पूर्वा थी। तो कल मैंने एक सर्टेन एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि भाई देखो क्या होता था कि पहले के टाइम पे जैसे मेरे घर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक का इक्विपमेंट खराब हो गया, कोई बिजली का काम कराना है, तो मैं लोगों को बुलाता हूँ, आते हैं, काम करते हैं। बट नाउ अ डेज इट ऑल कॉर्पोरेट। तो अब जैसे अर्बन क्लैप करके एक है, कंपनी है, उसकी ऐप है। अगर मेरे घर पे कोई भी, मुझे एसी रिपेयर कराना है, कूलर रिपेयर कराना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, दूसरा कोई काम है, तो मैं उस पर बुक करा सकता हूँ। सो जब उनका कोई व्यक्ति आएगा मेरे पास काम करने के लिए, तो वो अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, उसे सर्टेन प्रोसीजर्स और पॉलिसीज उसकी कंपनी की फॉलो करनी पड़ेगी काम करते हुए। नाउ व्हाई दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैज बीन सेट अप? टू मेंटेन द क्वालिटी। वो कंपनी चाहती है कि भाई हम हमारे सभी ग्राहकों को एक जैसी सर्विस प्रोवाइड करें, क्वालिटी की स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड करें। दैट्स व्हाई दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैज बीन लेड डाउन। तो अब जब हम ऑडिट करने की बात कर रहे हैं, तो हम ऑडिट में भी हम यही चाहते हैं कि जब हम हमारे क्लाइंट को सर्विस दें, तो वो सर्विस एक स्टैंडर्ड की हो, एक क्वालिटी की हो। तो काम जो परफॉर्मेंस है वो बिना पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के भी किया जा सकता है, लेकिन ISA 220 कहता है कि नहीं, आपको ऐसे काम नहीं करना। आपको कोई भी ऑडिट करने से पहले उसके लिए अपनी फर्म के खुद के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का एक सिस्टम जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. सबको आ गया? जूही, निधि, पूर्व, वैदिक, सबको मेरी बात समझ में आई बेटा यहाँ पे? तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया इट इज रिक्वायर्ड कि कोई पॉलिसी एंड प्रोसीजर आप अपने ऑडिट फॉर्म के लिए सेटअप करें। अब उस पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉलो सिर्फ परफॉर्मेंस के टाइम पे जो है, ये नहीं है कि भाई जो मेरे जूनियर्स हैं वही इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। इवन दी एंगेजमेंट पार्टनर जो इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को बना रहा है, वो भी इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से बाध्य होगा, वो भी इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से बाउंड होगा, वो भी इन्हें फॉलो करेगा। दैट्स व्हाई जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेकर के, तो हमने यहाँ पर ये चीज दिखी है कि इन्होंने ये नहीं बोला कि आपको अपने जूनियर्स को ही डायरेक्शन देना है, आपको इवन आपके लिए भी ड्यूटी आप पहले से
सेटअप करके रखोगे, एक जगह पे प्रोसीजर सेटअप कर दिया मतलब आपने एक जगह पे लिख के रख लिया, एक पॉलिसी आपने बना दी, रिटन पॉलिसी की भैया मेरी भी ये जिम्मेदारी है, मैं अपने लिए भी स्पेसिफाई करके दे रख रहा हूँ कि भाई मेरा क्या काम करने का प्रोसीजर होगा परफॉर्मेंस में और पॉलिसी क्या होगी काम करने को लेकर। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. है ना? तो ये कहते हैं कि भाई अब परफॉर्मेंस में आपको जो आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे वो बेसिकली 3 चीजों को एड्रेस करेंगे। पहले एड्रेस करेंगे वो डायरेक्शन, सुपरविजन और तीसरा हमारा रिव्यू का। डायरेक्शन में बेसिकली वो एड्रेस करेंगे कि भाई जो एंगेजमेंट पार्टनर हैं या जो जूनियर सीनियर्स हैं वो अपने टीम मेंबर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इन्फॉर्म करें, स्पेशली उनको ये बताएं कि भाई क्वालिटी मैनेजमेंट में आपके जूनियर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। देखो मुझे अपने जूनियर्स को समझाना जरूरी है कि भैया देखो हम ऑडिट कर रहे हैं ना, तो इस ऑडिट में से मेरे अच्छा काम करने से जो है वो क्वालिटी मैनेज नहीं हो जाएगी, बल्कि भाई आप लोगों का भी योगदान है इसके अंदर, आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो ये चीज उनको समझानी पड़ेगी कि भाई आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है और कैसे आप लोगों की मदद से हम लोग इस ऑडिट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चीज ये बताते हैं कि भाई आपको अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उन लोगों को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म जो है वो अप्लाई करना है। आपको अपने टीम मेंबर्स को उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब कह रहे हैं कि भाई इन्फॉर्म करो, अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करो उनकी क्वालिटी मैनेजमेंट के कंट्रीब्यूशन को लेकर के, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को लेकर के उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेकर के। इसके अलावा परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको इनको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। और जो आपकी टीम में एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, जैसे कि अब हमारा मिस्टर ए हो गए, से फॉर एग्जांपल ये हमारे एंगेजमेंट पार्टनर हो गए। कौन हो गए भाई हमारे एंगेजमेंट पार्टनर? XYZ लिमिटेड है कंपनी, उन्होंने इनको एंगेज किया। अब मिस्टर एक्स के अंडर 2 ऑडिटर हैं, बी और सी। तो इस जो लाइन में पढ़ रहा हूं, ठीक है, और बी और सी के अंडर मान लो कि भाई और EF G करके और जूनियर्स जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? ऑडिट प्रोसीजर तो अल्टीमेटली ज्यादातर यही परफॉर्म करेंगे। कौन परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स? भाई जितना जूनियर का व्यक्ति होता है ना वो उतना जाके फील्ड में काम करता है। भाई कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं? बेचारे मजदूर लोग कर रहे हैं काम। यस और नो? हाँ या ना? अल्टीमेटली हु इज डूइंग द वर्क? तो बेचारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं। तो जब आप किसी ऑडिट फर्म में जाके एज ए जूनियर काम करोगे तो फील्ड में मतलब आपके क्लाइंट के ऑफिस में आप जिस फर्म में काम कर रहे हो उसके जो क्लाइंट है उसके ऑफिस में जाके वाउचर्स चेक करना, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट चेक करना, उसके जो भी फिजिकल वर्क है अल्टीमेटली वो बेचारा जूनियर ही कर रहा होता है और जूनियर को ये समझाना पड़ता है। तो ये जूनियर से जो काम कराना है ना, आप चाहते हो कि ये जूनियर जो काम कर रहा है वो काम भैया बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। वो तब होगा जब आप उसे समझाओगे कि भैया हमारा इस काम को करने का प्रोसीजर क्या है, हमारी फर्म क्या पॉलिसीज फॉलो करती है, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करती है। तो यू शुड मेड अ पॉलिसी एंड प्रोसीजर कि भाई जिसके अंदर ये स्पेसिफाइड हो कि EFG जैसे जूनियर्स को क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, इवन बी और सी को भी क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, इस चीज को लेकर के एड्रेस करते हुए आपके पास क्या होनी चाहिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। आ गई भी बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? Yes. नाउ दे से दी मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स। अब बी और सी जैसे कि एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स हो गए, तो ये EFG का काम को उनको डायरेक्ट करना, इनके काम का सुपरविजन करना, रिव्यू करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आपकी एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स की। तो आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ये स्पेसिफाई करने चाहिए कि भैया मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप उनको वो भी इन्फॉर्म करो। ये आपके पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में मेंशन होना चाहिए। आ गई बात समझ में? यस और नो?
Yes, sir. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा इसमें भाई काम करने के ऑब्जेक्टिव को समझने के प्रति जिम्मेदारी जो है वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी अपने टीम मेंबर्स को। ठीक है, ये भी बताना पड़ेगा कि भाई कोई थ्रेड अगर एड्रेस्ड है टू द अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी, तो अगर कोई थ्रेड आपको मिलता है जिससे आपकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट आएगा, थ्रेड मतलब डर या नहीं, हाँ, थ्रेट मतलब बेसिकली डर। अगर कोई डर आपको लग रहा है कि भाई इससे मेरी क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो उस डर को हम कैसे एड्रेस करेंगे, उस थ्रेट को हम कैसे एड्रेस करेंगे। तो आपको अपने टीम मेंबर्स को ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इन्फॉर्म करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम लोग बेसिकली हमारी क्वालिटी को, अगर कोई थ्रेट है तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, उनके साथ कम्युनिकेट करनी है। आगे भी बात समझ में क्लियर है 6 पॉइंट, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हो गई डायरेक्शन, जिसके अंदर आपको टीम मेंबर्स को उनकी जिम्मेदारी के बारे में इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन टू द क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, एथिकल रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स और डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव को समझने की जिम्मेदारी उनकी, थ्रेड्स को एड्रेस करने की जिम्मेदारी उनकी, ये आपको उनको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। आगे भी बात समझ में क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब डायरेक्शन भी सीनियर ही जूनियर को देते हैं। देखो, दिशा दिखाने का काम हमेशा आपसे जो ऊंचे पद पर है, जो आपसे सीनियर पोस्ट पे व्यक्ति काम कर रहा है, वही आपको देगा, वही डायरेक्ट करेगा ना। आप अपने हिसाब से डायरेक्शन, अपने हिसाब से डायरेक्शन नहीं ले सकते। आपको डायरेक्ट करने वाला हमेशा आपका सीनियर होगा। इन अ सिमिलर वे आपको सुपरवाइज भी आपका सीनियर ही करता है, वही करते हैं। सुपरविजन कौन करता है? आपका साथ वाला तो आपके काम का सुपरविजन नहीं करेगा, आपका सीनियर ही आपके काम का सुपरविजन करेगा। So they want us to make the policy and procedure for the supervision also। हमारा जो ISA 220 वो ये भी चाहता है कि भाई सुपरविजन को लेकर भी आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएं। ठीक है ना। आप सुपरविजन में क्या क्या चीजें आ जाती है? सुपरविजन में आ जाता है प्रोग्रेस को ट्रैक करने का काम, ऑडिट जो आपकी हो रही है, तो ऑडिट कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, उस चीज को ट्रैक करने का काम आपका सुपरविजन में आ जाता है, ताकि आप इंश्योर कर सको कि भाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क इज अचीव, जो भी जिस भी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं वो हमारा अचीव हो, और एंड एडिक्वेट ऑनगोइंग रिसोर्स ऑफ असाइड, और जरूरत पड़ने पर जैसे जैसे रिसोर्सेज की हमको जरूरत हो, वो रिसोर्सेज जो है देते जाएं अपने काम में। ठीक है ना। तो सुपरविजन में एक चीज आपकी आ जाएगी, ये है ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। आपको ऑडिट को की प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। ठीक है। इसके अलावा एड्रेसिंग इश्यूज अराइजिंग एंड मॉडिफाइंग द प्लान्ड अप्रोच अकॉर्डिंगली। ठीक है। ये क्या कहते हैं कि सुपरविजन में पहली चीज तो आ गई ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट, तो जो ऑडिट की प्रोग्रेस हो रही है उसको तो ट्रैक करना ही करना है। एंड द सेकंड थिंग कि अगर कोई इशू आपका अराइज होता है, arising and modifying the planned approach accordingly, example by reassigning planned procedure to more experienced team member when the issues are more complex than initially anticipated। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो सुपरविजन में क्या चीज आ गई भाई, ये EFG से फॉर एग्जांपल ना काम कर रहे हैं, और इनको काम करते वक्त कोई इशू आता है। इशू का मतलब क्या होती है? दिक्कत होती है ना। इशू का मतलब क्या होता है? ये काम कर रहे थे, काम करते करते कोई दिक्कत आ गई, कोई बात इन लोगों को समझ में नहीं आई, तो इनका सुपरविजन कौन कर रहे होंगे? इस बी और सी इनका सुपरविजन कर रहे होंगे बेटा, यस और नो? आया ना? या बी सुपरविजन कर रहा है फॉर एग्जांपल ना, कौन करेगा सुपरविजन इनका? बी सुपरविजन कर रहा है इनका। तो अगर से फॉर एग्जांपल EFG से के सामने अगर काम करते हो कोई इश्यू अराइज हुआ है, ठीक है, अब हमारी प्लानिंग तो बेटा पहले हो चुकी है, आपने प्लानिंग EFG को कम्युनिकेट कर दी थी एंड दे आर वर्किंग अकॉर्डिंगली। अब कोई इश्यू अराइज हो गया तो इट मे हैपन कि भाई इस इश्यू की वजह से आपको अपनी प्लानिंग को क्या करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े। ये हो सकता है कि भाई वाकई ऐसा कोई इश्यू आया EFG के सामने जिसे
जिसके बाद वो अपना काम एज पर प्लान नहीं कर पाए, तो बी की क्या जिम्मेदारी बनती है? बी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस इश्यू की वजह से अगर प्लानिंग को मॉडिफाई करा जाना चाहिए तो वो क्या करे, अपने प्लान्ड अप्रोच को मॉडिफाई अकॉर्डिंगली करे। भाई काम तो हमको देखो आगे करना पड़ेगा ना, आप चल रहे हो किसी रास्ते पे, कोई दिक्कत आ गई तो कोई बात नहीं, रास्ता बदल के अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे, वहीं रुक तो नहीं जाएंगे। यस और नो, हाँ या ना, ये बताओ, रुकोगे कि हम लोग रास्ता बदलेंगे? क्या करेंगे हम लोग? रास्ता बदलेंगे। रास्ता बदलेंगे ना, लेकिन ये रास्ता बदलवाने का काम चलने वाला व्यक्ति खुद नहीं करेगा, बल्कि उसको सुपरवाइज करने वाला करेगा, उसका सीनियर करेगा। ठीक है, वो ईएफजी तो बेचारे मजदूर लोग हैं, वो तो चल रहे हैं, कोई डिफिकल्टी आ गई द सुपरवाइजर विल कम, अरे भाई क्या दिक्कत आ गई, आपको प्लान के हिसाब से काम करना था, नाउ दी प्लान इशू ऐसा आ गया कि भाई प्लान के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, तो सुपरविजन में आपको ऐसे इश्यूज को एड्रेस करना पड़ सकता है जिनकी वजह से आपको प्लान्ड अप्रोच को या आपके प्लान को क्या करना पड़े बेटा, मॉडिफाई करना पड़े। आगे बात समझ में क्लियर है? दोनों पॉइंट्स, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग सुपरविजन में करेंगे? एक तो प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट ट्रैक करेंगे, एंड अगर कोई इश्यू ड्यूरिंग दी ऑडिट अराइज होता है तो उसकी वजह से अगर प्लान अप्रोच को मॉडिफाई करना पड़ा तो उसको मॉडिफाई करेंगे। आगे भी बात समझ में बेटा क्लियर है यहाँ पर? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, नाउ दी थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग मैटर फॉर कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन में भी रिक्वायर्ड विद द फर्म लैक्स एप्रोप्रिएट इंटरनल एक्सपर्टीज। तो इसके अलावा कोई मैटर जिसके जिसके बाद जिसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़े, तो दिस ऑल शुड बी डन बाय दी, जो हमारे सीनियर्स होते हैं ना, वो लोग ये काम करते हैं, तो वो ऐसे मैटर्स आइडेंटिफाई करें जिनके बारे में कंसल्टेशन किया जाना जरूरी है। ठीक है, वेयर द फर्म लैक्स एप्रोप्रिएट इंटरनल एक्सपर्टीज। अगर मान लो हम लोगों ने काम चालू किया और अब किसी काम को लेकर के हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो ऐसे मैटर को लेकर के कंसल्ट करना पड़ सकता है। कंसल्टेशन मतलब बैठ करके बातचीत करेंगे ना हम लोग। यस और नो? जैसे मैं इसका एक सर्टेन एग्जांपल देता हूँ कंसल्टेशन से। फॉर एग्जांपल ना, जैसे मैं एक लॉयर हूँ और आप लोग सब किसकी पढ़ाई कर रहे हो? आप लोग अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रहे हो, यही सीख रहे हो भाई। आप लोगों की एक्सपर्टीज और मेरी एक्सपर्टीज में फर्क होगा, होगा नहीं होगा? यस और नो? यस सर। मैं एक अलग फील्ड में एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूँ। हालांकि देखो ऑडिट का काम आपको भी पड़ता है, बट यू विल डू ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लॉज एंड रेगुलेशंस की ऑडिट आप नहीं कर सकते, कंप्लायंस की ऑडिट आप नहीं कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप कानून के बारे में उतना नहीं जानते, मैं कानून के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूँ। अब आप सोचिए कि आपने ऑडिट स्टार्ट करी, अब ऑडिट के दौरान कुछ ऐसे मैटर्स आपके सामने है जिनमें आपका एक्सपर्टीज नहीं है, तो जब आपका एक्सपर्टीज नहीं है तो व्हाट यू विल डू? ठीक है, मान लो कोई लॉ को लेकर के कोई पॉइंट आपके सामने आ गया है, अब आप उस चीज को अगर नहीं समझते हो तो आप क्या करोगे? आप मेरे जैसे लॉयर के पास या मुझे बोलोगे कि भैया आप भी अमन जी जो है हमारे ऑडिट में शामिल रहेंगे, एज ए एक्सपर्ट आप रहेंगे, जब हमें कोई लीगल दिक्कत आएगी तो विल कम टू यू, और आपके साथ हम कंसल्ट करके फिर उस ऑडिट को हम आगे डायरेक्शन देंगे। ये करोगे नहीं करोगे आप? यस और नो? सोचिए, Yes, sir. sir. ऐसे ही यस करेंगे सर। ना? तो ये कहते हैं कि भाई सुपरविजन के अंदर आपको, आपका काम ये है, आपकी ड्यूटी ये है, आपके पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए कि भाई इन केस ऐसे अगर मैटर्स आते हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए बाय द रिस्पॉन्सिबल एंगेजमेंट पार्टनर्स फॉर कंसल्टेशन, ताकि उन्हें कंसल्ट किया जा सके बाय विद सम एक्सपर्ट या फिर विद सम द पर्सन हु हैज नोन अबाउट इट, तो उनके बारे में जानता हूं, उनको लेकर के हम लोग कंसल्ट करें। देखो इसी से आपकी काम की क्वालिटी सुधरेगी। आपने काम चालू किया और आप बीच में आप कहीं अटक गए, और ऐसी जगह अटक गए जहां पे आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपको उस काम को लेकर के जो एक्सपर्ट है आपको उसके पास जाना पड़ेगा, वो आपको कंसल्ट करेगा, वो आपको राय देगा, फिर उसके बेसिस पे आप अपना काम आगे करोगे। आगे भी बात समझ में क्लियर है? यस और नो?
जल्दी बताओ, हाँ या ना? क्लियर समझ में आया कंसल्टेशन? Yes, sir. तो देखो क्वालिटी मेंटेन हम लोगों को करनी है ना, तो ये चीज शुरू से होती है। अब आप जब ऑडिट प्लान करते हो ना, तो ऑडिट की प्लानिंग करते वक्त ही, जैसे हमने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाया ना, तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हम लोग बना लेते हैं और हम प्लानिंग करते हैं, और हमने ये पॉलिसी बना रही है मेरी फर्म से, फॉर एग्जांपल अब मेरी फर्म का नाम XYZ फर्म है, और फर्म ने ये पॉलिसी बना रखी है कि भाई स्पेशली टैक्स लॉस के मैटर में हम कंसल्ट करेंगे किसके साथ, हम जो है वो एडवोकेट के साथ कंसल्ट करेंगे। दिस विल बी पॉलिसी। तो इससे काम की क्वालिटी सुधरेगी, खराब नहीं होगी आपकी। अगर आप कोई पॉलिसी एंड प्रोसीजर नहीं बनाओगे और ऐसा कुछ इश्यू आएगा, तो फिर आप क्या करोगे? आप डायरेक्शन लॉस हो जाओगे, आपके पास कोई दिशा नहीं रहेगी आगे क्या करें। तो दैट्स व्हाई जो है इन चीजों के लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जरूरी होते हैं पहले से बने। आगे भी बात समझ में क्लियर है? यस और नो यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा सुपरविजन में आपका कोचिंग प्रोवाइड करना, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी को डेवलप किया जा सकता है, ये आपका सुपरविजन में आ जाता है। उसके अलावा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स अपने कंसर्न बिना डर के रख सकें। जैसे EFG बेचारे काम कर रहे हैं, तो सुपरविजन में ये आपका पार्ट आ गया। तो आप उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जहां पर अगर उनको कोई कंसर्न है, मान लो कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, कोई इशू दिख रहा है, तो वो आपके साथ डिस्कस कर सकें, खुल करके वो बात कर सकें। तो ये सब चीजें हमारी सुपरविजन में आ जाती है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में दो चीजें तो कंप्लीट कर ली। पहला हमने कंप्लीट कर लिया, एक डायरेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एक सुपरविजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो बचा है दैट इज रिव्यू। रिव्यू मतलब होता है काम को वापस से देखना। अब काम में किसका वापस से देखूंगा? काम किसका देखेंगे? एंगेजमेंट पार्टनर को। नाउ रिव्यू के लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना है। किसके लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना है अपने को? रिव्यू के लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि क्या एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स का करेगा या अपने भी काम का रिव्यू कर सकता है? ये कौन करेगा? सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के काम का रिव्यू करेंगे क्या? यस और नो? रिव्यू कब करोगे? अच्छा काम हो जाएगा उसके बाद रिव्यू करेंगे या पहले रिव्यू कर लेंगे? कब करेंगे रिव्यू? बाद में होता है। रिव्यू का मतलब वापस देखना है। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को मेरी। रिव्यू का मतलब वापस देखना होता है। और रिव्यू ये जरूरी नहीं है वो सबऑर्डिनेट्स का हो, वो सेल्फ का भी हो सकता है। किसका भी हो सकता है? वो सेल्फ का भी हो सकता है। हमारे जैसे लीगल वर्ड में तो रिव्यू बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है। जैसे कोर्ट कोई ऑर्डर कर सकता है, कर देता है ना, और अगर एक्ट प्रोवाइड करता है तो हम रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि सर ये ऑर्डर में ये गलती रह गई है, इसको आप वापस से देखिए, या कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है जो हम दिखाना रह गया है, वो उसको आप कंसीडर करें। तो वो अपना काम जो उन्होंने ऑर्डर किया होता है वो उसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। उसमें वो बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदलते उनको रिव्यू करने के बाद लगता है। तो रिव्यू मींस अपना काम वापस देखना है, अपने सबऑर्डिनेट्स का काम वापस देखना, दोनों चीजें। आया समझ में रिव्यू वर्ड का मतलब? यस और नो? जल्दी बताओ, आया ना? Yes, sir. ठीक है। अब जो रिव्यू, अब क्वालिटी में को लेकर के रिव्यू, क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के रिव्यू की क्या जिम्मेदारियां हैं? ठीक है ना। तो ये आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई आपने काम किसके अकॉर्डिंग किया है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग किया है, ये आपको रिव्यू करना चाहिए। एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, जहां मुझे किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेनी थी वो मैंने अप्रोप्रिएटली लिए नहीं लिए। द वर्क परफॉर्म सपोर्ट द कंक्लूजन, जो काम हमने किया है वो हमारे कंक्लूजन्स को सपोर्ट करता है। जो एविडेंसेस लिए हैं वो सफिशिएंट भी हैं, वो एप्रोप्रिएट भी हैं हमारी रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। और जो हमारी एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव था, जिस उद्देश्य के साथ हम जुड़े थे, ठीक है,
ऑफ द एंगेजमेंट प्रोसीजर्स, वो ऑब्जेक्टिव हमने क्या किया है यहाँ पर अचीव किया है। ये आपकी रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर। आगे समझ में सिंपल सी है, काम हमने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स किया है, अकॉर्डिंग किया है, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हम लोगों ने ली है जहाँ जरूरत पड़ी थी। इसके अलावा हमारा जो काम है वो हमारे कंक्लूजन्स को सपोर्ट करता है, हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लिए हैं ऑडिटर रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, एंड इसके अलावा हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव किया है काम करके। ये आपकी जो है वो रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। आगे भाई समझ में क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। द एंगेजमेंट पार्टनर मस्ट रिव्यू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एट एप्रोप्रिएट पॉइंट्स ड्यूरिंग द engagement, including documentation of significant matters, significant judgment and other matter relevant to the engagement partner responsibility। इसके अलावा engagement partner को ऑडिट डॉक्यूमेंट समय समय पर रिव्यू करते रहने चाहिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब ड्यूरिंग दी ऑडिट जो भी कागज आपने तैयार किए हैं, जो भी, तो वो टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना चाहिए, इंक्लूडिंग उसमें क्या सिग्निफिकेंट मैटर डॉक्यूमेंट किए गए, कोई जजमेंट अगर लिया है तो ये सब चीजें टाइम टू टाइम उसको क्या करनी चाहिए, यहाँ पर रिव्यू करनी चाहिए। ये हमारा ISA 220 का AAT मॉडरेट कहता है। आगे अभी समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये हमारा जो ISA 220 था, ISA 220 यहाँ ज्यादा डिटेल में तो नहीं उन्होंने लिया भाई, ISA 220 अपन ने पूरा कर लिया, स्पेशली जो हमें सिस्टम बनाना है क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर। तो समझ में आ गया सिस्टम आप लोगों को कि भाई क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के हम एक सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स क्या क्या एड्रेस करते हुए बनाएंगे, ठीक है, फिर फर्दर उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी रहती है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। नाउ अब ये तो बात, अभी तक तो अपन ने बात किसकी करी है बेटा, क्वालिटी को लेकर के ISA 220 की करी है। किसकी बात करी है? ISA, ये क्वालिटी को लेकर के स्टैंडर्ड है। किसको लेकर के स्टैंडर्ड है? ये हमारा क्वालिटी को याद हो जाएगा। ये ISA 220 नंबर भी मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, याद रख, याद हो जाएगा स्टैंडर्ड का नंबर भी। Yes. Yes, sir. ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ISA 220 को लेकर के अलावा भी क्या कोई और ऐसे स्टैंडर्ड्स या एथिक्स हैं जो हमारे क्वालिटी से डील करते हैं? तो यस, वो हमारे EQR है बेटा। क्या है वो हमारे EQR? ये अदर देन ISA 220 है। ISA 220 तो है ही सही, ISA 220 तो बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ में एक स्टैंडर्ड है, लेकिन इस ISA 220 के अलावा जो हमारा बोर्ड है ISBA, उसने जो है वो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू को लेकर के अलग से जो है वो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, ठीक है ना। अभी तक अपन ने किसके बारे में पढ़ा है? अपन ने ISA 220 के बारे में पढ़ लिया, एक बात पता लग गई। लेकिन इसके अदर देन भी हमारे पास यहाँ पर एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू के अलग से स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। फर्क समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ISA 220 तो पढ़ ही लिया क्वालिटी को लेकर के, अब इसमें क्या पढ़ना लग गया हमको? EQR पढ़ना लग गया। ये अलग से थोड़े से स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी ISA के अलावा इन्होंने यहाँ पर ISBA ने बनाए। आगे समझ में क्लियर ये पॉइंट यहाँ तक? जल्दी बताओ, आ गया? Yes. Yes, sir. है ना, मैंने EQR पढ़ाया नहीं है, बस मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि EQR जो है वो ISA 220 से अलग है। बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ में एक ISA 220 है, तो वो एक स्टैंडर्ड है, छोटा स्टैंडर्ड है, उसमें उतना डिटेल नहीं है। इसके अलावा इन्होंने EQR करके और अलग बनाया, तो ज्यादा नहीं, बट ये EQR है क्या वो पढ़ लेते हैं। एंड एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। अब एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू क्या है भाई? एक ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन है। किस चीज का इवेल्युएशन? ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड बाय द एंगेजमेंट टीम एंड द कंक्लूजन रीच्ड देयरऑन performed by the engagement quality reviewer and completed on or before the date of engagement report। तो अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात इन लोगों ने इस पूरे पैराग्राफ में करी है कि भाई ये जो रिव्यू का काम है, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, ये करेगा कौन?
इसका मतलब ये एंगेजमेंट पार्टनर नहीं कर रहा बेटा। कौन नहीं कर रहा ये काम? एंगेजमेंट पार्टनर। से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हमारे एंगेजमेंट पार्टनर है, जो XYZ लिमिटेड के ऑडिटर है, मतलब जिनको काम दिया गया है, ठीक है ना, ये एंगेजमेंट पार्टनर है। तो ISA 220 में तो रिव्यू उन्होंने खुद ने कर लिया अपने काम का। किसने कर लिया ISA 220 में रिव्यू? तो इन्होंने खुद ने कर लिया अपने काम का, अपने टीम मेंबर्स का। आ रही बात समझ में? आया ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ए है तो उन्होंने अपने काम का, अपने जूनियर्स जो थे बी और सी, उसके अलावा भी हमने EFG, तो वो काम का रिव्यू तो खुद कर चुके। बट हमें हमारा ISBA छोड़ नहीं रहा है, कह रहा है नहीं यार अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने काम क्वालिटी का किया होगा। तो ये कहते हैं कि एक अलग से बाहर से रिव्यूअर पकड़ के लाओ, जिसको हम लोग एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। हालांकि बात है छोटी मोटी ऑडिट में इतना माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती होगी, जब बड़ी कंपनीज के ऑडिट करते होंगे तो ऐसे केसेस में हमें इस एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की जरूरत पड़ती होगी। तो जो ये एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर आके बाहर से रिव्यू करेगा, इसके रिव्यू पे जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे वो हमारे EQM वाले स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो। आ गई भी बात समझ में? अब यहाँ पे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी वो डीप में नहीं जा रहे, बट मैं आपको समझा रहा हूँ ISA 220 और EQR में फर्क क्या है। ISA 220 के अंदर जो रिव्यू किया गया है वो जनरली एंगेजमेंट पार्टनर्स ने खुद अपने काम का रिव्यू किया है, अपनी टीम मेंबर से काम का, और जो भी है वो रिव्यू करा है। बट नाउ द EQR वांट्स कि भाई एक अलग व्यक्ति हो जो ये काम करे। एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर वो पार्टनर हो सकता है, अदर इंडिविजुअल फर्म में हो सकता है, या फिर कोई एक्सटर्नल इंडिविजुअल, कोई बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है, बट होगा अलग व्यक्ति। जिसने ऑडिट करी होगी ना वो नहीं करेगा रिव्यू। हम चाहते हैं कि भाई जो व्यक्ति ऑडिट करे उसके अदर देन हमें एक पर्सन चाहिए जो जनरली उसी फर्म में पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन नॉन ऑडिट वाला पार्टनर होगा, या कोई दूसरा इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, अदर इंडिविजुअल हो सकता है, एक्सटर्नल इंडिविजुअल हो सकता है, जिसको कि एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू करने की जिम्मेदारी के लिए अपॉइंट किया गया हो। आ गई भाई बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, Yes, sir. है ना, बहुत धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ। तो ISA 220 बहुत लिमिटेड बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई एंगेजमेंट टीम जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो खुद रिव्यू कर ले। वो ISA 220 तक सीमित में रिव्यू करेगा, ISA 220 के हिसाब से करेगा। लेकिन जब ऑडिट बड़ी है स्पेशली, तो फिर स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं EQR, जो कहते हैं कि भाई एक एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर को अलग से पकड़ के लाओ, ये करेगा रिव्यू काम का। ये हो सकता है कि इसी फॉर्म में कोई पार्टनर हो सकता है कोई दूसरा इंडिविजुअल और पार्टनर नहीं होकर के, या फिर कोई एक्सटर्नल इंडिविजुअल हो सकता है जिसको कि इसी काम के लिए अपॉइंट किया गया है। आया समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना। बाकी फिर इसको कल फर्दर हम आगे समझेंगे। किसी को कोई डाउट हो, वैदिक, पूर्वा, निधि, जूही, तो आप मुझे लेट मी नो। कोई डाउट है इसमें? समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कल इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और कोई बात हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर क्लास एंड करें। कोई बात है मन में, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? no, sir. No, sir. कल क्लास स्टार्ट करते हैं। बाय, गुड नाइट।